नमस्कार, मैं जगदीश सिंह चिकारा आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 10-2 विषय इतिहास, चैप्टर नंबर 5 का एक क्वेश्चन हमारे पास इब्न बतूता के विषय में हम पढ़ेंगे, जो विदेशी यात्री था। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। 14वीं शताब्दी में भारत में जिन विदेशी यात्रियों ने यात्रा की, उनमें इब्न बतूता का भी नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। वह मोरक्को से भारत आया, मीन्स वह मोरक्को का निवासी था। वह एक महान विद्वान था। उसे यात्राओं का बहुत शौक था। उसने अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्रा की। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया और वह कई वर्षों तक भारत में रहा। उसे अरबी में रिहला नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। इसमें उसने आंखों देखी घटनाओं का विश्लेषण किया, उनका वर्णन किया। इसलिए रिहला को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक प्रमाणिक और बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर जे.एल. मेहता के अनुसार निसंदेह उसका मीन्स इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किसी विदेशी यात्री द्वारा तुगलक काल में लिखा गया हिंदुस्तान के जीवन व दशा के संबंध में एक बहुमूल्य कृति थी। अब इब्न बतूता के जीवन के विषय में इनका वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला महमूद था। जो इब्न बतूता था, इसका वास्तविक नाम जो था वो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। उसका जन्म 24 फरवरी 1304 को हुआ। मोरक्को के एक प्रसिद्ध शहर तेजियर में हुआ था। उसके पिता का नाम शेख अब्दुल्ला था। उसका परिवार उस समय के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक था। वह परिवार शरिया अर्थात इस्लामी कानून पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। शरिया क्या होता है? कभी कभार आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाए, शरिया ये इस्लाम धर्म का एक कानून का नजरिया है। उसके बारे में ये काफ़ी जानकार थे। उसने अपनी इस विद्वता के कारण इस परिवार के अधिकांश सदस्य विभिन्न देशों में काजी के पद पर, काजी जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं, उस पर नियुक्त थे अलग अलग देशों में, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्हें इस्लामी कानून के बारे में अधिक ज्ञान था। इसके कारण उन्हें काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। उसने परिवार को इन परंपरा के अनुसार ही इब्न बतूता ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इब्न बतूता ने अनेक विदेशी यात्राएं की। विभिन्न देशों के लोगों से मिलकर अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसके मन में ये इच्छा थी कि वह इन देशों के पवित्र स्थलों के दर्शन भी करे। इन उद्देश्यों के कारण 14 जून 1325 में जब वह 22 वर्ष की उम्र में था, तो अपने परिजनों को छोड़कर अकेले इन देशों के भ्रमण करने का उसने निर्णय किया। वह सर्वप्रथम मक्का गया
और इस यात्रा के दौरान वह बहुत प्रोत्साहित हुआ। इसके पश्चात सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं की। इसके पश्चात इब्न बतूता ने भारत का भ्रमण करने का निर्णय किया और वह 12 सितंबर 1333 को जब 22 वर्ष का 12 सितंबर 1333 को मध्य एशिया के रास्ते सतलज मार्ग कला से वह सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कला तथा साहित्य के साथ विशेष प्यार के बारे में सुन रखा था। अब वह मुल्तान व उच्च के रास्ते से होकर 20 मार्च 1334 को दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने के पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का भव्य स्वागत किया और सुल्तान उसकी विद्वता से काफ़ी प्रभावित हुआ। अतः उसने दिल्ली के काजी अथवा न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते हुए उसे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की को निकट से जानने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किसी गलतफहमी के कारण 1341 में बंदी गृह में डाल दिया और शीघ्र ही सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इब्न बतूता को न केवल बंदी गृह से मुक्त किया अपितु 1342 में मंगोल शासक तुगान तैमूर के पास चीन में अपने राजदूत के रूप में भेजने का निर्णय किया। इब्न बतूता 22 जुलाई 1342 को दिल्ली से चीन के लिए रवाना हुआ। वह मालाबार होता हुआ कालीकट पहुंचा। यहाँ से वह चीन जाने के लिए एक जहाज पर सवार हुआ, लेकिन भाग्य को ये मंजूर नहीं था। दुर्भाग्यवश यह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इब्न बतूता की जान मुश्किल से बच पाई। अतः वह मालाबार द्वीप वापस आ गया। यहाँ से वह मालदीव गया और वहाँ पर 18 महीनों काजी के पद पर रहा। उसने कुछ समय श्रीलंका, बंगाल, असम, सुमात्रा की यात्राएं की। सुमात्रा से उसने एक बार फिर 1346 में के अंत में चीन जाने का निर्णय किया। इस बार वह चीन की बंदरगाह जैतून, जिसे आजकल क्वांझू कहा जाता है, वहाँ पहुँचा और पहुँचने में वहाँ उसने बीजिंग तक, जो आजकल चाइना की राजधानी है, वहाँ तक पहुँच गए। वह अधिक समय तक चीन में नहीं ठहरा। 1347 ईस्वी में वापस अपने देश जाने का निर्णय किया और 1349 में वह मोरक्को वापस लौट आया। किंतु शीघ्र ही वह पुणे स्पेन के भ्रमण पर, यूरोपीय देश स्पेन के भ्रमण पर निकल पड़ा और 1354 ईस्वी में मोरक्को पहुंचा। इस प्रकार उसने 30 वर्षों तक भ्रमण किया, यात्राएं की, अलग अलग देशों में गया। उसने अपनी यात्रा और वृत्तांत से संबंधित रियल्ला नामक एक पुस्तक लिखी और 1377 ईस्वी में मोरक्को में इस महान यात्री की मृत्यु हो गई। कल जो नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, उसमें इसके द्वारा जो लिखी पुस्तक है रियल्ला, उसके बारे में हम खुलासा करेंगे। आज हमने उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं, उसकी यात्राओं, उसके द्वारा लिखी पुस्तकों, उसके को प्राप्त हुए पदों, उसके जीवन में आई परेशानियों के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसकी कृति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।